बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 19 में जो आगे आर्टिकल था हमारा मेजरिंग सिलेंडर, लेक्चर नंबर 13 होगा हमारा, वो स्टार्ट करेंगे। तो बेटा मेजरिंग सिलेंडर आपको यहाँ पर आर्टिकल नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हमने लास्ट टाइम काम छोड़ा था, इससे आगे हम काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप पहली लाइन को हाईलाइट करेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या है बेटा, आपको एक प्लास्टिक का, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक सिलेंडर सा दिया होता है जिसके ज़रिए से आप क्या करते हैं, आप किसी भी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं या आप लेवल ऑफ लिक्विड भी फाइंड आउट करते हैं। तो लेवल ऑफ लिक्विड या लेवल ऑफ पाउडर शेड सब्सटेंस को आप फाइंड आउट करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखें तो इसके अंदर 1 मिलीलीटर का स्केल भी लगा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो 0 से लेकर ये 200 ml तक इसकी रेंज है, जो अभी इस वक्त यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा मेजरिंग सिलेंडर जो है हमारी लेबॉर्ट्री में डिफरेंट कैपेसिटीज़ के होते हैं। ठीक है जी, अब जो लाइन आप हाईलाइट करेंगे वो है 100 ml से लेकर 2500 ml तक। ठीक है बेटा, और मैंने मकसद इनका पहले बता दिया था, इस लाइन को भी हाईलाइट करेंगे। दे आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और पाउडर्ड सब्सटेंस। अच्छा, इसके अलावा और ये क्या काम करता है, इट इज़ यूज टू फाइंड इरेगुलर शेप्स, वॉल्यूम ऑफ ए इरेगुलर शेप सॉलिड। ठीक है, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, वो भी आगे आएगा आर्टिकल में, आपको समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट का आपने फाइंड आउट करना होता है वॉल्यूम, उसको मेजरिंग सिलेंडर में पुट करते हैं। लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखें, ये अगले पेज पर अगर आप चलें तो पेज नंबर 20 पे आपको नज़र आ रहा है हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। तो बेटा मेजरिंग सिलेंडर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मेजरिंग सिलेंडर को लेते हैं और एक फ्लैट सरफेस पर रखते हैं। जब आपने फ्लैट सरफेस पर रख दिया, अब उसमें आप जो भी लिक्विड जिसको आपका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हो उसको उसके अंदर पुट करते हो। तो आप जब आपने पुट कर लिया तो आप पुट करने के बाद उसका लेवल फाइंड आउट करने के लिए उसको देखोगे। देखिए, देखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप खड़े खड़े उसके लेवल से ऊपर खड़े होकर देख लें या उसके लेवल से नीचे खड़े होकर देख लें। ये दोनों तरीके रॉन्ग है, इस तरीके से आपको रीडिंग सही नहीं मिलेगी। अगर आप रीडिंग सही लेना चाहते हैं तो ये फिगर नंबर 2 में देखें कि आपकी जो आई का लेवल है और वाटर का जो मेनिस्कस लेवल है, ये दोनों लेवल बिल्कुल इन लाइन होने चाहिए, जैसा कि आपको बेटा डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो ये जब दोनों इन लाइन होंगे तो आप जो वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे वो बिल्कुल सही वॉल्यूम होगा। वही वॉल्यूम को, अगर वो वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑफ गिवन सब्सटेंस होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद बेटा अगली बात क्या है, अब अगला क्या है कि आपने मेजर करना है। यहाँ पर देख लें, अगला आर्टिकल है हमारा मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड। मैं मेंशन भी कर देता हूँ, जिसे मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कह देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट मेथड में आप क्या, कैसे वॉल्यूम, यानी आपने इसमें क्या करना है, वॉल्यूम टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड। तो बेटा ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए बेटा आपने जिस तरह पहले सारा प्रोसेस वही है, पहले आपने फ्लैट सरफेस पे रखा था, फ्लैट सरफेस पे रखने के बाद आपने उसमें लिक्विड पुट किया था, और जब आपने बिल्कुल अपने आई लेवल को और उस वाटर के मेनिस्कस लेवल को एक लाइन में कर लिया था तो आपने वॉल्यूम निकाल लिया था उस वक्त। अब हम इस वॉल्यूम को क्या कहेंगे बेटा, इनिशियल वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका इनिशियल वॉल्यूम आ गया। अब आप जब उस ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, पुट इरेगुलर शेप सॉलिड, अब बेटा पुट करने के बाद उसका लेवल रोज कर जाएगा। तो लेवल रोज होकर वो पहुंच जाएगा VF पर समथिंग। सपोज कर लेते हैं, ये मैं लेट कर रहा हूँ कि पहले आपने रीडिंग ली थी वो थी 25 ml। आपने इरेगुलर शेप सॉलिड पुट किया, रीडिंग बढ़कर रोज होकर हो गई 30 ml। ठीक है जी, तो अब मैं कहूँगी उस वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड का कितना वॉल्यूम होगा, तो वो वॉल्यूम होगा, ये मैं IR लिख रहा हूँ, या इरेगुलर शेप सॉलिड, ये मैं S में लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। याद रखिएगा वॉल्यूम के लिए V कैपिटल रखते हैं। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या था बेटा आपका 30 ml, और इनिशियल वॉल्यूम क्या था आपका
25 ml, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 5 ml उस वॉल्यूम आ जाएगा उस इरेगुलर शेप सॉलिड का। तो बेटा ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बेटा अगला आर्टिकल देख लें, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम, फिगर का मतलब होता है हिस्से। तो किसी भी जो वैल्यू होती है फिजिकल क्वांटिटी को, आप उसको एक्सप्रेस करते हो किसी सूटेबल नंबर से, किसी सूटेबल यूनिट के साथ। लेकिन जो है अब इसमें बेटा जो लाइन आपने हाईलाइट करनी है वो ज़रा देख लें यहाँ पर। द एक्यूरेसी इन अ मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। तो जो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो उसकी एक्यूरेसी 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहला पॉइंट आपको उसने पॉइंट की शक्ल में दिया हुआ है, आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कि आप जो एक्यूरेसी फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है। स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, यानी जो ऑब्जर्वर है उसको माहिर होना चाहिए, अगर वो माहिर नहीं होगा तो रीडिंग ठीक नहीं आएगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, तो आप रीडिंग जो है वो एटलीस्ट 3 टाइम लेंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा दफ़ा आप रीडिंग लेंगे और उनका एवरेज लेंगे तो उससे आपकी बिल्कुल रीडिंग ठीक आएगी। अच्छा, अब इस बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि एक स्टूडेंट है, वो एक बुक की लेंथ, जैसे ये एक बुक है इसकी लेंथ को मेजर करता है और वो कहता है ये मीटर रूल से 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें 1 और 8 क्या हो गए, 1 एक्यूरेटली नॉन डिजिट हो गया, जबकि 8 जो है वो इसमें डॉटफुल डिजिट हो गया। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर की बात जो कर रहे हैं तो इसकी डिफाइन कहाँ है, तो बेटा ये पेज नंबर 23 पर आपको एंड में नज़र आ रहा होगा आखिरी पॉइंट, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डॉटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बेटा, तमाम जो है मालूम शुदा हिस्से और पहला शक वाला हिस्सा। जैसे भी जो पहली एग्जांपल दी है मैं इससे थोड़ा सा एग्री नहीं करता। अगर अगली एग्जांपल आप देखें तो वहाँ पे वो कह रहा है कि एक और स्टूडेंट ने उसी बुक की मेजरमेंट ली है और वो उसने ली है उसी मीटर रूल से और 18.4 सेंटीमीटर ली है। तो अब इसमें 1 और 8, लेकिन जो मेजरमेंट हुई है वो कितनी हुई है, 18.4 सेंटीमीटर। इसमें 1 और ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, जबकि इस 4 में ये डॉटफुल डिजिट है, डॉटफुल डिजिट। इसमें कुछ ना कुछ शक हो सकता है कि स्टूडेंट ने लापरवाही से ली हो, ये 4 ना हो 5 हो सकता है ये 4 ना हो 3 हो। तो इसमें बेटा हमें शक हो सकता है कि ये डिजिट हो सकता है बच्चे ने कुछ गड़बड़ की हो, लेकिन 18 के बारे में हम श्योर होंगे कि 18 सेंटीमीटर इसने जो रीडिंग ली है वो ठीक ली है। आगे जाके बेटा वो क्या कह रहा है कि एक थर्ड स्टूडेंट ने क्या किया, उसी लेंथ ऑफ बुक को फाइंड आउट किया और कहा है जी 18.425 सेंटीमीटर। क्या ख्याल है बेटा, ये रीडिंग ठीक होगी? बिल्कुल गलत। इस बच्चे ने झूठ बोला है। क्यों बेटा, झूठ कैसे बोला है? उसकी रीज़न ये है कि आपका जो लीस्ट काउंट होता है मीटर रॉड का, लीस्ट काउंट मीटर रॉड का होता है 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। यानी पॉइंट के बाद एक वैल्यू आपका मीटर रॉड ले सकता है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद तो उसने 2 इजाफी वैल्यूज़ भी दी हैं, तो ये काम तो मीटर रूल से नहीं हो सकता। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ तक उसने रीडिंग ली होती और हम कहते कि ये रीडिंग कब सही हो सकती थी, जब वो मीटर वर्नियर कैलिपर से लेता, क्योंकि वो सेंटीमीटर के 100वें पार्ट तक रीडिंग ले सकता है, और ये वाला हिस्सा जब स्क्रू गेज से रीडिंग ली जाती तब सही हो सकता था। तो अभी के केस में क्या है, ये दोनों बातें उसने गलत की हैं, सिर्फ यहाँ तक आंसर आपका ठीक आ सकता है। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या है, तो बेटा करंटली आपके पास जो है वो 18.4 जो रीडिंग लेंगे वो बिल्कुल ठीक रीडिंग होगी। अच्छा, उसके बाद बेटा देख लें अगली बात क्या कह रहा है, ये जो आपने हाईलाइट भी करनी है वो यहाँ से इस पैराग्राफ में कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन ग्रेटर प्रिसीजन, यानी जितने सिग्निफिकेंट फिगर ये देख रहे हैं, जितने पॉइंट के बाद डिजिट ज़्यादा होंगे उतनी ही रीडिंग जो है आपकी मज़ीद प्रिसाइज होगी, यानी वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम रीडिंग लेने वाला होगा। अब बेटा वो कह रहा है कि रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जो रूल्स आपको हेल्प करते हैं, आपकी मर्ज़ी ये वाले कर लें, आपकी मर्ज़ी ये साइड वाले कर लें। मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहले आप देख लें ज़रा कि पहला पॉइंट के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 27। तो पहला वाला क्या है कि आपको नज़र आ रहे हैं 2 डिजिट। तो हमने कहा था पहला पॉइंट ये कहता है कि ऑल डिजिट्स विच आर नॉन ज़ीरो डिजिट, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये पहले पॉइंट के मुताबिक हमारे डिजिट कितने आ रहे हैं, 2। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बीच में एक ज़ीरो लगाता हूँ। याद रखिएगा रूल सिर्फ ज़ीरो के लिए होते हैं, बाकी बातें तो यानी उसकी ये पहला पॉइंट जो वो तो पता है ना, जो हिंसा होगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होती है।
अब ये जो जीरो मैंने पुट किया है दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान, तो मुझे बताएं क्या ये इसकी वैल्यू बनती है इस जगह पर? इसने इसकी वैल्यू बढ़ा दी है, 27 से इसे 207 कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो ये बेटा पहले पॉइंट की एग्जांपल है, ये दूसरे पॉइंट की एग्जांपल है। अच्छा, अब तीसरे पॉइंट में देख लें क्या है कि अगर मैं यूं करता हूं कि मैं इसके लास्ट में भी एक जीरो बढ़ा देता हूं तो नतीजा क्या होगा? ये अब इसकी वैल्यू मजीद बढ़ गई, तो इन दोनों जीरो की वैल्यू बढ़ने की वजह से ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? तमाम नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। अगर जीरो किसी सिग्निफिकेंट फिगर के लास्ट में आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें सिग्निफिकेंट जो है जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। वो कब होता है? जब मैं इससे पहले दो जीरो लगा दूँ लेफ्ट साइड पर। जब मैं लेफ्ट साइड पर जीरो लगाऊंगा तो ऐसी सूरत में ये जो लेफ्ट साइड वाले ये जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये था सारा तरीकाकार जिसकी मदद से आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, उसमें के बाद उसने कहा है कि लास्ट पॉइंट में उसने कहा है इन होल नंबर दैट एंड इन वन और मोर जीरोस विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इन सच केसेस इट इज नॉट क्लियर which zeros further locate the position value which are actually part of measurement. In such cases express the quantity using scientific notation to find the significant zero. तो बेटे सारे बाद में क्या कहा जा रहा है कि बाज़ का क्या होता है कि एंडिंग पर एक या एक से ज़्यादा जीरो दिए जाते हैं, तो अब ये समझ नहीं आता कौन सा जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए आप क्या करते हैं उसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा आपकी एग्जांपल्स आ रही हैं। तो ये पहली एग्जांपल देख लें 100.8। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, ये दो जीरो जो आ रहे हैं ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इसके दरमियान आ रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 4। इसी तरह से दूसरे में देख लें जरा 0.00580, तो इसमें ये लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, तो लिहाजा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? इस केस में 3 हो जाएंगे। और इस तरह 210.0, तो इस केस में बेटा आपके पास क्या होंगे? इस केस में जब आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो ये पॉइंट यहाँ लाएंगे आप, एक दो डिजिट, तो 2.100 मल्टीप्लाई 10⁻² बन जाएगा, और टोटल डिजिट देखें तो आप ये 4 बन रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी होगी? 4। ये बात बेटा समझ में आ गई। अब यहाँ पर साइड में आपको दिए हुए राउंडिंग ऑफ के रूल्स। ठीक है, राउंडिंग ऑफ के रूल्स के लिए अगर आप देख लें, मैं बोर्ड पर रेस कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो बेटा सबसे पहले तो देख लें आपकी बुक की जो एग्जांपल है 1.943। अब बेटा आपने राउंड ऑफ करना है 3 को, तो इसमें देखना ये पड़ेगा क्या ये जो 3 डिजिट है ये ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। अगर तो ये होगा लेस देन 5 तो बेटा इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, लेकिन डिजिट में कोई इजाफा नहीं होगा इससे पहले वाले में। ठीक है, ये रूल है। और नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर आपको एक डिजिट कितने दिया हुआ है 1 ये फर्स्ट एग्जांपल थी, ये सेकंड रूल है कि रूल 1 रूल 2। अब इसमें क्या कह रहा है वो आपको 1.47, तो इसमें बेटा लास्ट डिजिट को देखें, इधर मैं लिख देता हूं ये लेस देन 5 था, तो इसलिए ऐड नहीं हुआ पिछले डिजिट में। ये ग्रेटर देन 5 है, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा और ये आंसर बनेगा 1.5। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में देख लेंगे। तो बेटा थर्ड एग्जांपल के लिए जो बात कर रहे हैं ना, ये लास्ट पॉइंट आप देख लेंगे, यहाँ पर मैं ऊपर शायद मेंशन भी कर दूंगा और यहाँ से क्लियर नजर ना रहा होगा। इफ लास्ट डिजिट इज 5 देन इट इज राउंडेड टू गेट द नियरेस्ट इवन नंबर। तो नियरेस्ट इवन नंबर आपने हासिल करना है। वैल्यूज में आपको 2 दे रहा हूँ, मुल्तान बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बेटा जब आपने इसको देखना है तो पहले इससे पहले देखेंगे ये कौन सा डिजिट है, ये ऑड है या इवन है। अगर तो बेटा ऑड होगा तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने नियरेस्ट इवन नंबर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 1.4। इसी तरह से अगर यहाँ दिया 1.45, तो इस सूरत में देखेंगे ये कौन सा नंबर है, आप देखेंगे ये तो एक इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर है तो उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, इसको कैंसिल भी कर दिया जाएगा और इसको ऐड नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है बेटा आपको सारा सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस करें।